Hello everyone, welcome back to our channel, The Kraken. I am Sumant. Let's start the another session for today. So as in the previous class, we have already discussed the CRR, right? So here are going to cover another important one, that is SLR. So let's start it. Okay. So before that, we need to know some basic terms. जैसे कि हमें रेपो रेट जो है, आपको तो पता है कि रेपो रेट कैसे डिसाइड होता है, ठीक है। पर नॉर्मली क्या होता है ना, रेपो रेट में अगर कुछ भी चेंजेस होता है, इसका इम्पैक्ट हमारा बिग लोन के ऊपर आता है, ठीक है। बिग बिग लोन जैसे हमारा हाउसिंग लोन होता है, क्योंकि यहाँ पर कुछ जो है लोन का लिमिट थोड़ा बिग बिग अमाउंट का रहता है, ठीक है। सो अगर फॉर एग्जाम्पल रेपो रेट आपका डिक्रीज हुआ, ये जो रेपो रेट है ये अगर हमारा डिक्रीज होता है, उस केस में जो है ये इसको किसको डायरेक्टली अफेक्ट करेगा, हमारा जो बैंक का लेंडिंग रेट है, ठीक है। सो बैंक का लेंडिंग रेट को भी ये डायरेक्टली अफेक्ट करेगा। अगर ये डिक्रीज करेगा रेपो रेट, देन लेंडिंग रेट भी हमारा उस टाइम डिक्रीज करेगा, ठीक है। जब हम लेंडिंग रेट डिक्रीज करेगा उस टाइम क्या है, जो इंटरेस्ट रेट है वो भी हमारा डायरेक्टली कम हो रहा है। जैसे कि किसी में 8% मिल रहा था, उसमें आपका 7% मिलेगा। सो ये जब 7% मिलेगा, ये किसके लिए बेनिफिशियरी है, इट्स बेनिफिशियर फॉर द रिटेल बोरोवर्स। नॉर्मली हमारा जो हाउसिंग लोन है वो नीड होता है हमारा जो रिटेल बोरोवर्स का, सो इट्स रिटेल लोन, ठीक है। सो उनके लिए ये रहेगा बेनिफिशियरी, गॉट इट। और जब ऑब्वियसली जब ये इंक्रीज होगा, ये आपका लेंडिंग रेट को इंक्रीज कर देगा। सो इन दैट केस बैंक को अपना जो लोन का लेंडिंग रेट है उसको भी इंक्रीज करना होगा। सो ये था कुछ बेसिक आइडिया आप लोगों के लिए। और यहाँ पर देखिए, अगर जिस टाइम आपका डिक्रीज किया और ये लेंडिंग रेट डिक्रीज हुआ, उस टाइम क्या हुआ ना, कुछ इंटरेस्ट रेट कॉट हुआ। जैसे कि पहले आपका ये हुआ ना 1% इंटरेस्ट रेट कॉट। तो इसको क्या है, एज पर द आरबीआई ये वाला रूल बनाया है कि बैंक आर रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर द इंटरेस्ट रेट कॉट्स टू द कस्टमर्स आज फास्ट एज पॉसिबल। जो भी इंटरेस्ट कार्ड है इसको आज फास्ट एज पॉसिबल, मतलब ऐसा नहीं कि उसको डिले करना है, उसको इमीडिएटली ये जो बेनिफिट है 7%, मतलब 1% कम का जो बेनिफिट है, ये वाला कस्टमर को इमीडिएटली उसको अवेल करना है, ठीक है। मतलब कस्टमर के पास जल्द से जल्द इसको अवेलेबल कराना है, ठीक है। गॉट इट। सो ये था कुछ रेपो के लिए आपका आइडिया कि नॉर्मली रेपो रेट है ये भी आपका लेंडिंग रेट को अफेक्ट करता ही है। जैसे हमने सीआरआर पता था, सीआरआर में क्या होता था कि बैंक कुछ परसेंटेज लेके आपके लिए, बस यहाँ पर थोड़ा आइडिया कि बैंक कुछ परसेंटेज, मिनिमम 4%, मिनिमम ये रहेगा आपका मिनिमम 4%, और कुछ अपना है जो कैश डिपॉजिट्स का कुछ परसेंटेज, अभी मिनिमम 4% आरबीआई के पास रिजर्व रखेगा, ठीक है। और ये इंश्योर करेगा द सेफ्टी ऑफ द डिपॉजिट्स, ठीक है। सो यहाँ पर है सीआरआर केस में क्या होता है, बैंक, ये जो बैंक है ये आरबीआई के पास रिजर्व रखता है इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड कैश। बट इन केस ऑफ एसएलआर में क्या होता है, ये रहा आपका थोड़ा बेसिक डिफरेंस। एसएलआर में आप देख सकते हैं कि एसएलआर में क्या होता है, फॉर एग्जांपल 1 सेकेंड, ओके। सो हियर एसएलआर, एसएलआर में क्या हो रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है। यहाँ पर क्या है, इस स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, इसका मीनिंग क्या है, आपका लिक्विड एसेट विथ रिस्पेक्ट टू नेट डिमांड टर्म लायबिलिटी। सो अगर आपको नेट डिमांड टर्म लायबिलिटी जानना है, आपको जो प्रीवियस है सीआरआर करंट रिजर्व रेशियो का प्रेफर करिए, वहां पर मैंने इन डिटेल को कंप्लीटली डिटेल्स विद एग्जांपल एक्सप्लेन किया हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर मैं बस ओवरऑल आपको करूँगा, क्योंकि ये आपका एसएलआर ज़्यादा से ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, बस सिमिलर है। सीआरआर में हमारा कैश के साथ डील होता था, यहाँ पर थोड़ा लिक्विड एसेट के साथ डील होगा, और कुछ डिफरेंस नहीं है, कॉन्सेप्ट सेम है। सब मेन इंपॉर्टेंट वही है कि हमारा जो कस्टमर का इंटरेस्ट है उसको सिक्योर करने के लिए, ठीक है। सो उसके लिए हमने कुछ एक्स्ट्रा करते हैं, और यहाँ पर बस एक दो पॉइंट डिफरेंट है। सो वही वाला हम डिस्कस करेंगे, ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे। अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिलेट करना है, पहले सीआरआर का वीडियो देखिएगा, ठीक है। फर्स्ट पार्ट जो है सीआरआर, इसको वीडियो देखिए, उसके बाद ही आप ये वाला एसएलआर देखिएगा, उसके बाद ही आप केस स्टडी को सॉल्व करिएगा। देन ओनली आपका ये जो फुल कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। गॉट इट। सो ठीक है। सो एसएलआर का आपका है ये रेशियो हो गया लिक्विड एसेट विद रिस्पेक्ट टू द नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी, ठीक है। और ये जो एसएलआर है इसको हमने फोर्टनाइटली, जैसे सीआरआर भी होता था, इसको भी फोर्टनाइटली जो सिलेक्शन इसका होता है, ठीक है, डिसाइड होता है, और नॉर्मली फ्राइडे को ये डिसाइड हो ही जाता है। बट इट। सो नेक्स्ट वन इज हियर मिनिमम परसेंटेज ऑफ, ये रहा आपका डेफिनेशन, मिनिमम परसेंट ऑफ डिपॉजिट्स दैट द बैंक मेंटेन्स, ठीक है, थ्रो गोल्ड
कैश एंड अदर सिक्योरिटी। सीआरआर में क्या होता था, ओनली कैश फॉर्म में आरबीआई के पास आपका रिजर्व रहता था, पर यहाँ पर क्या होता था ना, बैंक अपने पास इन द फॉर्म ऑफ, यहाँ पर आरबीआई के पास नहीं, बैंक अपने पास कुछ परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट उसको रिजर्व करना पड़ेगा, वो मेंटेन करता है इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड। लिक्विड एसेट में आपका इंक्लूड होता है। लिक्विड एसेट का मतलब क्या है, जो कि हमें इमीडिएटली कैश में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। सो वही होता है हमारा लिक्विड। ये जो लिक्विड एसेट, इसका मतलब क्या है, जो इमीडिएटली कैश में हमें कन्वर्ट हो सकता है। जैसे गोल्ड है, गोल्ड ये हमारा जो है क्यों लिक्विड है, अगर हम अभी गोल्ड को बेच देंगे, इफ वी सेल द गोल्ड देन वी कैन इजीली गेट द कैश इन रिटर्न ऑफ दैट, ठीक है। इसीलिए गोल्ड, कैश, अदर सिक्योरिटीज, अदर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, वो भी हमारा लिक्विड कैश में जाता है। तो उसी को कुछ परसेंटेज उसको बैंक को अपने पास में, यही बिग डिफरेंस है कि सीआरआर के केस में बैंक को आरबीआई के पास रखना होता था, और एसएलआर के केस में उसको कुछ परसेंटेज जो भी डिसाइड हुआ है, मिनिमम परसेंटेज और मैक्सिमम भी, सो उसके अकॉर्डिंग कुछ परसेंटेज उसको, जो भी टोटल डिपॉजिट है उसको इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड, कैश एंड अदर सिक्योरिटी, जो भी हमें जब भी जरूरत पड़े वी कैन कन्वर्ट दैट इनटू कैश, उसी फॉर्म में हमें बैंक को अपने पास ओन, ठीक है, अपने पास ही उसको रिजर्व करना पड़ेगा, ठीक है। सो मेंटेन्ड बाय द बैंक देमसेल्फ, ये रहा बिग डिफरेंस। सीआरआर के केस में मेंटेन्ड विथ आरबीआई, गॉट इट। सो एसएलआर अगर इंक्रीज होता है तो ये किसको अफेक्ट करेगा, अगर जिस फॉर एग्जांपल मिनिमम पकड़ लीजिए अभी मतलब पकड़ लीजिए अभी इसका 20% है, ठीक है, 20% पकड़ लीजिए है, तो ये इंक्रीज होकर 30% हो गया। अगर ये इंक्रीज हो गया देन डिक्रीजेस द एबिलिटी ऑफ बैंक टू इंजेक्ट मनी इनटू द मार्केट। इंजेक्ट मनी इनटू द मार्केट हम कैसे करते हैं, थ्रो लेंडिंग, ठीक है। ये जो है हमारा थ्रो लेंडिंग प्रोसेस ही हम इंजेक्ट करते हैं मार्केट में। और जैसे कि मेरे बैंक के पास ये रहा बैंक, ठीक है। सो बैंक के पास 100 रुपया है, और वो क्या करता है ना, इसका 20%, 100 रुपये से 20% था, सो इसका कितना हुआ 20 रुपीज़ वो सेव करता था अपने पास एसएलआर, ठीक है। सो उसके पास फिर कितना रहा 80 था, तो जब ये लिमिट इंक्रीज हो गया, पकड़ लीजिए 40% हो गया, तो उसको 40 यहाँ पर रखना पड़ा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 60। सो 80 रुपीज़ में वो जितना 80 रुपीज़ का लेंडिंग कर रहा था, यहाँ पर अभी कितना 60 रुपीज़ का लेंडिंग करेगा। सो ऑब्वियसली यहाँ पर देखिए 80 से 60 आपका 20 डिक्रीज हुआ ना, तो लेंडिंग कैपेबिलिटी ऑफ दैट बैंक विल ऑल्सो डिक्रीज साइमल्टेनियसली, ठीक है। सो यही वाला मीनिंग है कि इंजेक्ट मनी इनटू द मार्केट, ठीक है, वो भी डिक्रीज हो ही जाएगा। तो ये जो है एसएलआर, इसको हमें हेल्प कैसे करता है, इट हेल्प्स इन एंश्योरिंग सॉल्वेंसी ऑफ द बॉन्ड्स, सॉल्वेंसी ऑफ द बैंक्स। सो बैंक का जो है लिक्विडिटी, मतलब बैंक का जो इंश्योर किया जाएगा कि इन ऑल द वर्स्ट कंडीशन बैंक कैन सर्वाइव, ठीक है, क्योंकि उसके पास कुछ डिपॉजिट्स उसका ऑलरेडी रिजर्व होके है, उसी को यूज करके बैंक कैन सर्वाइव द वर्स्ट कंडीशन। सो सॉल्वेंसी ऑफ द बैंक को मेंटेन इंश्योर करने के लिए ये वाला हेल्प करता है, एंड कैश फ्लो इन द इकोनॉमी, अगर कभी कभी जरूरत पड़े तो यहाँ से भी वो निकल के अपना जो कैश फ्लो को मेंटेन कर सकते हैं। सो ये रहा 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एसएलआर का। सो नेक्स्ट है कि इसके कंपोनेंट्स क्या है, जैसे कि इसका एसएलआर का कंपोनेंट्स है ऑब्वियसली लिक्विड एसेट्स। सो कौन सा लिक्विड एसेट्स में आप देख सकते हैं, लिक्विड एसेट्स का मीनिंग क्या है, कैन इजीली कन्वर्ट इनटू कैश, जो कि इजीली हमें कैश दे देगा, ठीक है। गोल्ड को आप जब भी सेल करेंगे, whenever you want to sell the gold you can easily get the money or cash in return, got it। so ये रहा कुछ इसका कंपोनेंट्स में लिक्विड एसेट में, गोल्ड, ट्रेजरी बिल्स, गवर्नमेंट अप्रूव्ड सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, गॉट इट। सो नेक्स्ट है यहाँ पर देख सकते हैं कैश रिजर्व्स, बट इट। सो नेक्स्ट है यहाँ पर कैश रिजर्व पे भी रख सकते हैं कैश के फॉर्म में, वो भी हमारा सबसे बेस्ट है कैश अवेलेबल। पर सीआरआर के केस में हमें ओनली कैश, ये वाला याद रखेगा, सीआरआर के केस में ओनली कैश, गॉट इट। तो यहाँ पर देखिए सिक्योरिटीज अंडर मार्केट स्टेबलाइजेशन, यहाँ पर जो मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम से इसको भी हम इंक्लूड करते हैं यहाँ पर, और ये अंडर मार्केट बोरोइंग प्रोग्राम्स इसके भी आपका इंक्लूड होते हैं अंडर द लिक्विड एसेट्स। सो यहाँ पर है ऑब्जेक्टिव है, इसको लिमिट है, देखिए मैक्सिमम है आपका 40%, ये जो है लिमिट 40% है मैक्सिमम, और अभी करंट रेट जो है 18% है, एसएलआर का चल ही रहा है नॉर्मली, जो है मॉनेटरी पॉलिसी वहां पर भी ये एक पार्ट रहता है, ठीक है। सो इसका जो ऑब्जेक्टिव है, ये जो एसएलआर का ऑब्जेक्टिव है क्या है, टू कट द कमर्शियल बैंक्स फ्रॉम द ओवर लिक्विडेशन, ठीक है। जो जैसे कि बाई चांस मैं आपको पहले पढ़ देता हूँ, और एनश्योर्स इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड सॉल्वेंसी इन द बैंक्स, ठीक है। सो टू कट द कमर्शियल बैंक्स फ्रॉम ओवर लिक्विडेशन मीन्स, इसका मतलब यही हुआ
फॉर एग्जाम्पल एक जो बैंक है, बैंक के पास अगर उसको 100 रुपया ही रहना चाहिए, अगर उसके पास ज़्यादा रह जाएगा, मतलब कुछ ओवर लिक्विडेशन, उसके पास डिपॉजिट बहुत ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, जब भी बैंक को मतलब आपका हाई इन्फ्लेशन के केस में जब मार्केट में कैश अवेलेबल ज़्यादा होगा तो बैंक के पास ज़्यादा से ज़्यादा डिपॉजिट आएगा, तो उस केस में बैंक के पास बहुत ज़्यादा मनी हो जाएगा जो कि वो लेंडिंग करेगा। तो उस केस में मार्केट में तो ऑलरेडी पैसा है, जैसे आपको शेयर में एक्सप्लेन किया हूँ कि लेंडिंग कर देगा क्योंकि वहाँ पर हमें इंटरेस्ट इनकम होगा, पर मार्केट में ऑलरेडी कैश अवेलेबल है। पर उस केस में भी अगर हम कैश को इंजेक्ट करते रहेंगे इकोनॉमी में, देन कोई सिचुएशन में कोई बदलाव नहीं आएगा। तो उस केस में हमारा जो रेगुलर जो नॉर्मल कस्टमर्स जो कंज्यूमर्स है उनको अफेक्ट होगा, ठीक है। सो इसीलिए नॉर्मल हमें पता है कि ये बैंक का हैंडल करना 100 है, तो अगर उसके पास 200 मतलब और प्लस 100 आ गया है तो बैंक आरबीआई क्या कर लेगा ना, उस टाइम आपका एसएलआर लिमिट को इंक्रीज कर देगा, बोलेगा कि आप जो 100 है उसको आप एसएलआर में डालिए, ठीक है। अगर ऐसा भी कर सकते हैं, आप अपना 50 में डालिए और 50 आप सीआरआर में डालिए। सो अकॉर्डिंगली जितना भी रेट फिक्स होगा उसी के अकॉर्डिंगली इसको किया जाता है। गॉट इट। सो ये था कुछ पॉइंट्स लाइक, ओके। सो इसीलिए इसको किया जाता है। एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटी में भी बैंक इंश्योर करे अपने इन्वेस्टमेंट, इसके लिए भी इसको मैनेज किया जाता है। एंड उसके साथ ही सॉल्वेंसी, मेन पॉइंट वही है कि सॉल्वेंसी मेंटेन रहेगा क्योंकि उसके कुछ परसेंटेज ऑलरेडी सेव्ड है। तो कोई भी सिचुएशन होगा हम उसी को यूज करेंगे। जैसे हम घर में क्या होता है ना, एक एक कैश रिजर्व के लिए एक 5 रुपये एक ऐसे होता है ना बक्सा, क्या बोलते थे हमारे तो लैंग्वेज में बोलते थे कुंपा, बट यू कैन से कि एक हमारा एक बक्सा होता है, वहाँ पर हमने 5 रुपया 10 रुपया 2 रुपया 3 रुपया गाँव वगैरह में ऐसे सेव करते थे। तो जब भी जरूरत पड़ता था वो इसको तोड़ देते थे, ठीक है, एंड उसके बाद इसको यूज करते थे, ठीक है। तो ऐसा ही कॉन्सेप्ट सेम है बैंक के केस में। अगर कुछ अनसर्टन सिचुएशन आ गया देन हमें कस्टमर का इंटरेस्ट और उनको रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें उनको भी कैश अवेलेबल कराना है। तो उस टाइम हम ये जो है सेविंग्स, ये जो हमारा रिजर्व है उसको हम यूज करेंगे। तो सीआरआर एंड एसएलआर दो पार्ट है। एसएलआर अपने बैंक खुद के साथ करता है, सीआरआर बैंक आरबीआई के साथ मेंटेन करता है रिजर्व, ठीक है। सो सीआरआर में ओनली कैश रिजर्व होता है और एसएलआर में आपका लिक्विड एसेट होता है। ये रहा इसका पार्ट्स, बट इट। सो ये रहा टू इंक्रीज एंड डिक्रीज द फ्लो ऑफ बैंक्स क्रेडिट। जैसे कि एसएलआर अगर इंक्रीज एंड फ्लो बैंक क्रेडिट, जो भी बैंक का एडवांस है, आपको मैं अभी बताया कि अगर ये इंक्रीज हो जाएगा एसएलआर, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए आरबीआई अगर एसएलआर इंक्रीज हो, हाई इंक्रीज हो गया तो इसमें क्या हो गया, आपका इंक्रीनेस, अगर मार्केट में इन्फ्लेशन है बहुत ज़्यादा है, अभी मैं आपको बताया, तो उसके इसमें आपका एसएलआर को इंक्रीज किया जाएगा। बोलेगा कि आरबीआई कि आपके पास जितना ज़्यादा डिपॉजिट आ रहा है आप यहाँ पर अपने रिजर्व में डालिए, ठीक है। तो इन्फ्लेशन के केस में हमारा एसएलआर को इंक्रीज किया जाता है। और जब मार्केट में पैसा की कमी हो जाएगा, जैसे कि अभी पैंडेमिक सिचुएशन है, उस टाइम में बैंक आरबीआई बोलेगा कि आप ना अपना रिजर्व, जैसे कि आप 80 रुपये का दे रहे थे तो ऐसा कुछ नहीं, आपको 50 रुपया दीजिए और जो 30 रुपीज़ उसको आप मार्केट में लेंडिंग करिए। तो वही कंसेप्ट है कि जब मार्केट में पैसा का जरूरत पड़ेगा आरबीआई बोल देगा बैंकों को कि आपको इतना नहीं, आपको थोड़ा कम कर देंगे, ठीक है। जैसे कि 20% 30% था उसको 20% कर देंगे और बोलेगा आप जो ये 10% को मार्केट में इंजेक्ट करिए। सो रिसेशन के केस में हम एसएलआर को डिक्रीज करा देते हैं। गॉट इट। सो नेक्स्ट है इंक्रीज द बैंक क्रेडिट, टू इंक्रीज द बैंक क्रेडिट ऑब्वियसली। तो एसएलआर के केस में ये आपका एसएलआर को कम किया जाएगा, जो भी आपका रिमेनिंग बचा होगा उसी को हम बैंक से क्रेडिट में यूज कर देंगे। तो ये है आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है और एक पॉइंट, टू कीप डिमांड इन कंट्रोल बैंक्स नीड्स टू इंक्रीज इट्स लेंडिंग रेट। तो जितना भी डिमांड है उसको कंट्रोल में रखने के लिए बैंक को भी अपना लेंडिंग रेट को कभी कभी इंक्रीज करना पड़ता ही है। तो इसका होपफुली आपका सिंपल कंसेप्ट है जो भी आपको मैं अभी बताया हूँ। और एक देखिए व्हाट हैपेंस इफ एसएलआर इज नॉट मेंटेन, ठीक है। सो इसका मतलब है अगर एसएलआर, ये क्या होता है ना, बैंक के पास रहता है, बैंक के पास अपना जो है राइट्स रहता है कि वो आइदर अगर बैंक मतलब आरबीआई को फॉलो नहीं करके और रिजर्व नहीं रखा है सेलर, देन उसके साथ क्या होगा, ठीक है। देन इन दैट केस बैंक नीड टू रिपोर्ट एवरी फोर्टनाइट, आपको एवरी फ्राइडे को बैंक को रिपोर्ट करना ही पड़ेगा। एंड इन दैट केस अगर बैंक मेंटेन नहीं कर रहा है एंड ठीक से रिपोर्ट नहीं कर रहा है, देन उसको पेनल्टी लगेगा 3% ओवर द बैंक रेट एनुअली, ठीक है। सो जो भी उसका बैंक रेट होगा उसका 3% एबव, जैसे कि अगर बैंक रेट आपका 6 है देन उसको 9% आपका पेनल्टी लग जाएगा। 6 + 3 6 है उसका बैंक रेट, 3 रहेगा पेनल्टी, ठीक है। तो उसको 9% एनुअली
पेनल्टी लग जाएगा अगर फ्राइडे को उन्होंने रिपोर्ट नहीं किया। यहाँ पर है डिफॉल्ट इन नेक्स्ट वर्किंग डे, जैसे कि आपका फ्राइडे को भी आपने रिपोर्ट नहीं किया एंड फ्राइडे को भी मेंटेन नहीं किया, आपने सैटरडे को भी मेंटेन नहीं किया, तो यहाँ पर नेक्स्ट वर्किंग डे कौन सा है, सैटरडे है। नेक्स्ट वर्किंग डे अगर सैटरडे छुट्टी है, संडे भी छुट्टी है, देन आपका मंडे रहा, मंडे तक आपको मेंटेन कर लेना चाहिए, बस आपको 3% आपका ये लगेगा। पर आपने यहाँ पर भी मंडे को नहीं किए तो यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, यू नीड टू पे 5% फाइन। आपका है यहाँ पर 6% प्लस 5, तो वहाँ पर आपका हो गया 11%। गॉट इट। सो आपको 5% फाइन देना पड़ेगा, ठीक है, और किसके ऊपर, आपका बैंक रेट के ऊपर। सो दिस इज टू एंश्योर बैंक्स मेंटेन एसएलआर। ये जो होता है फाइन इसीलिए डाला जाता है कि बैंक को अपना एसएलआर मेंटेन करे, क्योंकि ये बैंक की सुविधा के लिए, बैंक का प्रॉफिट के लिए, क्योंकि वो सॉल्वेंसी को अवॉइड करेगा, ठीक है। सो दिस इज टू एंश्योर बैंक्स मेंटेन एसएलआर, डोंट फेल टू have ready cash available when customer demand them। ऑब्वियसली मतलब ये वाला हमें यही होता है कि जब भी, जैसे कि आप सीआरआर में मेरे को बताया था कि जब कस्टमर का आता है उस टाइम हमें कैश अवेलेबल करना हमें पड़ेगा, दैट्स मस्ट, ठीक है। एंड अगर कस्टमर को उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से पैसा हम जमा नहीं कर पाए, मतलब दे नहीं पाए, देन इन दैट केस उसका जो मेन इंपॉर्टेंट है ना, कस्टमर ट्रस्ट, सो दैट विल बी वेरी हाईली अफेक्टेड। सो अभी हमारा 2-3 एग्जांपल था प्रीवियस कुछ टाइम में, अब देख सकते हैं कि कुछ स्मॉल फाइनेंस बैंक, ठीक है, उस स्मॉल फाइनेंस बैंक में अभी उनका लिक्विडेशन इतना अफेक्टेड हो गया है कि वहाँ का जो है आरबीआई ने क्या किया ना, डिपॉजिट्स के ऊपर ऐसे ऐसे बोला कि आपको 50,000 ही मिलेगा, तो वहाँ पर हाई अफेक्टेड है, क्योंकि वहाँ पर जो बैंक से अच्छे से मेंटेन नहीं किए थे। अभी फिलहाल ही जस्ट लास्ट वीक एक हुआ है केस, जहाँ पर कि आरबीआई ने बोला है कि आपको जितने भी नॉर्मली जितने भी कस्टमर है उनको 5 लाख का जितना उनका डिपॉजिट रहता है, वहाँ पर 5 लाख तक ही उनको इंश्योरेंस रहता है, और उनको ऊपर उसके ऊपर गारंटी मिलता है कि ये जो 5 लाख तक आपको रिटर्न मिल ही जाएगा, ठीक है। सो ये जो कैसे देगा, अगर बैंक के पास नहीं है, सब कुछ उन्होंने दे दिए हैं, तो रिजर्व कहाँ से लाएगा, जो भी रिजर्व फंड है वहीं से इसको यूटिलाइज करके कस्टमर को रिटर्न करना ही पड़ेगा। सो हमें इस सिचुएशन का अवॉइड करने के लिए हमारा जो एसएलआर एंड सीआरआर ये दोनों टूल्स है, गॉट इट। सो ये रहा एक बेसिक डिफरेंस, और ये रहा आपका ऑल इज अबाउट एसएलआर। सो नेक्स्ट में हम थोड़ा सा आपका ऑब्वियसली आपको सीआरआर एंड एसएलआर को अगर आप देख लेंगे, देन आपको एसएलआर एंड सीआरआर के बीच में कंप्लीटली आइडिया हो गया होगा। सो बस हम नेक्स्ट सेशन में एसएलआर एंड सीआरआर वर्सेस थोड़ा सा डिफरेंस देख लेंगे, और उसके बाद विल प्रोसीड फॉर द केस स्टडी, ठीक है। सो 1/2 ये हुआ 2 सेकेंड वाला, और नेक्स्ट थर्ड वाला पार्ट विल बी द केस स्टडी। सो तीनों पार्ट का आप एक एक करके देखिएगा, यू नो, सीक्वेंस वाइज, देन योर कॉन्सेप्ट विल बी कंप्लीटली क्लियर। चलिए, होपफुली आपको ये वाला सेशन अच्छा लगा होगा, ठीक है। सो आई ट्राई माई लेवल बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, होपफुली आपको कुछ तो आइडिया यहाँ पर मिल गया होगा, ठीक है। सो चलिए, आपको अगर अच्छा लगा है देन आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए चैनल को, एंड ऑल्सो शेयर दिस कंटेंट विथ योर फ्रेंड्स दोज आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम्स एज वेल, सो दैट इट विल ऑल्सो बेनिफिशियल फॉर देम। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर एक न्यू अपकमिंग सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। एंड अभी तक आपने अगर हमारा ज्वाइनिंग नहीं किए हैं टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप, वहाँ पर भी ज्वाइन करिए, आपको लिंक मिल जाएगा अवार्ड सेक्शन में, ठीक है। सो टिल द नेक्स्ट सेक्शन, टेक केयर एंड बाय बाय।